बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नवाई वक्त टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा जुल्फ़िकार, आपकी खिदमत में हाजिर हैं आज के अखबार और ख़बरों के साथ। किताब हिदायत से प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ, फिर खबरें भी शामिल करेंगे, प्रोग्राम में उनका तज्जिया भी लेंगे। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। क्या ख्याल करते हैं वो लोग जिनके दिलों में नफाक की बीमारी है कि अल्लाह जाहिर नहीं करेगा उनके दिली खोटों को, और अगर हम चाहें तो आपको दिखा दें। ये लोग तो आप पहचान तो चुके हैं उनको उनके चेहरे से, और आप ज़रूर पहचान लिया करेंगे उन्हें उनके अंदाज़ गुफ्तगू से, और अल्लाह जानता है तुम्हारे अमाल को। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं दिलावर चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम दिलावर साहब, कैसे हैं सर? जी अच्छा सर, सबसे पहले मैं खबर शामिल करूँगी चीफ जस्टिस साहब के हवाले से, फिर आपका तज्जिया भी लेती हूँ। माहतहत अदलिया खसूसन पंजाब से करप्शन की शिकायत मिल रही हैं। अदलिया के वकार पर समझौता नहीं होगा, आज़ादी बरकरार रखेंगे चीफ जस्टिस। अवाम में ये तासुर है कि मातहत अदलिया में फौरी इंसाफ नहीं मिलता, इसीलिए दरख्वास्त गुजारों की अक्सरियत सुप्रीम कोर्ट से रुजू करती है। बर वक्त और सस्ता इंसाफ फराहम करना हमारे लिए असल चैलेंज है, चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी। इसके साथ एक और खबर है वो भी शामिल कर देती हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म का बयान आया है। हुकूमत और अदलिया में महाज आराई हो रही है, ना जमहूरियत को डीरेल होने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसलों पर अमल करेंगे। हम और चीफ जस्टिस कुर्बानियां देकर इस मुकाम पर पहुंचे, मुत्तहिदा वाले जहां भी बैठे हमारे साथ हैं। अच्छा दिलावर से सबसे पहले तो मैं चीफ जस्टिस साहब के बयान के हवाले से बात करना चाहूँगी। कुछ चीज़ों को उन्होंने खास तौर पे जो पॉइंट आउट किया है कि कई बातें की हैं कि खास तौर पे मातहत अदलिया से खसूसन पंजाब से करप्शन की शिकायत मिल रही हैं। एक चीज़ ये कि पंजाब की अदालतों के हवाले से कहा जा रहा है कि वहाँ पे करप्शन की शिकायत मिली है। दूसरी चीज़ ये कि ये कहा जाता है कि अदालतों में इंसाफ नहीं मिल रहा, इससे लोग सुप्रीम कोर्ट का रुजू करते हैं। हाई कोर्ट्स में नहीं मिलता या कोर्ट्स में नहीं मिलता तो लोग सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। क्या कहेंगे, क्या वाकई ऐसी की सूरत हाल देखने में आ रही है कि लोग एकदम से सुप्रीम कोर्ट का रुजू करना चाहते हैं? असल बात यह है कि मातहत अदलिया जो है उस तरह डिलीवर नहीं कर पा रही है अभी तक। एक ढेर लगा हुआ है मुकदमात का और साल साल बीत जाते हैं। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, मतलब तबादले भी हैं, मातहत अदलिया के तबादले आ जाते हैं, केस दोबारा से शुरू हो जाते हैं, जजों की तादाद जो है वो उतनी नहीं है जितनी कि रिक्वायर्ड है। और दूसरा जहाँ तक पंजाब की बात है, इसकी एक वजह यह भी होगी चूँकि पंजाब एक बड़ा सूबा है जी। और ग्रेजुअली मतलब वो एज इन कंपैरिजन टू अदर प्रोविंसेस जाहिर है यहाँ पे फिर शिकायत भी ज़्यादा होंगी जिस तरह के उसके हुजम के एतबार से। यहाँ पे जो इसके साथ साथ चीफ जस्टिस साहब ने एक बात कही है कि अदलिया के वकार पर समझौता नहीं होगा और आज़ादी बरकरार रखेंगे। ये मेरा ख्याल है कि ये जो मौजूदा एक सियासी सिनेरियो चल रहा है और गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट के जो मामलात हैं, ये इसको उस तनाजुर में भी देखना चाहिए इस बात को कि जाहिर है कि अदलिया के वकार पर समझौता इसी तरह है जिस तरह मुल्क की बका पे समझौता है। सही। अदलिया आज़ाद होगी तो मुल्क भी जो है वो खुद मुख्तार होगा, आज़ादाना फैसले हो सकेंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक केस में फरमाया था कि तुमसे पहले वाली कौमें इसलिए बर्बाद हो गई कि वो जब कोई बासर आ जाता था तो वो इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करती थी। इसी बात को आगे बढ़ाया हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। उन्होंने कहा कि माशरे जुल्म कुफर के साथ तो कायम रह सकते हैं लेकिन जुल्म और नाइंसाफी के साथ नहीं। और यही बात बड़ी देर के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान चर्चिल से एक बात मंसूब की जाती है कि जब बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ गया बरतानिया और बमबारी की जद में था और लंदन तकरीबन तबाह हो रहा था, तो उस वक्त उन्होंने पूछा क्या हमारी अदालतें इंसाफ दे रही हैं? उन्हें बताया गया हाँ दे रही हैं। उन्होंने कहा अगर अदालतें इंसाफ दे रही हैं तो फिर हमें कोई खतरा नहीं है, हम आज़ाद माशरा हैं। और इसी बुनियाद पर जो है वो ब्रिटिश जुडिशल सिस्टम की बुनियाद रखी गई है, जो कि मतलब मैं समझता हूँ हमारे दीन ने प्रोवाइड की है। वही जो मैंने मिसालें दी हैं कि लेट द जस्टिस बी डन दो हेवंस फॉल। अच्छा दिलावर साहब, ये तो बात करते हैं कि इंसाफ की हमारा दीन भी जाहिर सी बात है वाज़े तौर पर अहकामात है हमारे दीन में भी इंसाफ के हवाले से, लेकिन अगर हम बात करें अपने आज के दौर के हवाले से, हमें अगर अपने मुल्क की अभी हम बात करें,
अमूमन हम देखते हैं हुकूमत और अदलिया के दरमियान कई मामलात में टकराव होता है और अदालत की जानिब से जिन अहकामात के हवाले से कहा जाता है कि इन पर अमल दरामद किया जाए, इन पर अमल दरामद नहीं किया जाता, जबकि बाद में हुकूमत कहती है कि हम तो अदालतों का एहतराम भी करते हैं और अदालतों के अहकामात मानते भी हैं। अभी एक जो पिछले दिनों बात हुई थी OST बनाए जाने के हवाले से, जो सेक्रेटरी वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटरी की कारकर्दगी से मुतमईन ना हो तो उसे OST नहीं बनाया जा सकता, इस हवाले से खबर भी शामिल होती रही है। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने OST बना दिया था। इस पे भी अगर हम बात करेंगे, पिछले जितने भी मामला हुए, केसेस हुए हैं, लेकिन अब हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि हुकूमत और अदलिया में कोई भी मुहाजराई नहीं हो रही। देखें जी, हुकूमत हमेशा यही कहती है कि अदलिया के साथ मुहाजराई नहीं हो रही, अदारों के दरमियान टकराव नहीं चाहते, लेकिन अभी तक हुकूमत ने अदलिया के किसी फैसले को दिल से तस्लीम नहीं किया। NRO का मसला हो, और देखें दो काम है, इंसाफ प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का काम है और इंसाफ देना, मतलब जो फौरी जो जिसको हम कहते हैं जस्टिस डन, वो अदालत का काम है। अब मुसीबत ये है कि इस गवर्नमेंट ने दोनों काम अदलिया पे डाल दिए हैं कि इतने मतलब बदनामे जमाना स्कैंडल हैं, लोगों ने हाजियों को भी माफ नहीं किया, NICL स्कैंडल्स हैं, सारा कुछ है, लेकिन वही डिलेइंग टैक्टिक्स, वही ताखीरी हरबे, वही अदलिया को चीट करने के प्रोग्राम, वही सारा कुछ, और साथ ये भी कहना कि जनाब हुकूमत और अदलिया में कोई मुहाजराई नहीं हो रही, ये सारा लिप सर्विस है। एक्चुअल जो गवर्नमेंट जो कुछ कर रही है वो आपके सामने है, वो बिल्कुल भी अदलिया के फैसले मानने के लिए, और फिर बाद में ये कह दिया जाता है जब अदलिया जो है वो इश्यूज पर बात करती है तो ये कह दिया जाता है जी पार्लियामेंट बालादस्त है। आप मुझे बताएं, आपने पार्लियामेंट की कौन सी बात मानी है? अभी पार्लियामेंट ने एक मुश्तरका करारदाद इन हाउस सेशन में की ड्रोन अटैक्स के हवाले से, ये अफगानिस्तान में नेटो को सप्लाई के हवाले से, आपने उसको कौन सा तस्लीम किया है? आपने पार्लियामेंट की बेतौकीरी तो का बाइस तो आप लोग बन रहे हैं जो कि पार्लियामेंट को बालादस्त कहते हैं। मैं समझता हूँ पार्लियामेंट बालादस्त नहीं है, कोई चीज बालादस्त नहीं है, बालादस्त है इंसाफ। अगर माशरे को इंसाफ मिलेगा तो ये जमहूरियत भी होगी, और जमहूरियत ये जिसको कहते हैं ये वो जमहूरियत नहीं है, ये इस तरह की जमहूरियत नहीं होती कि आप लोगों को कुछ भी डिलीवर ना करें, इंसाफ ना दें। जमहूरियत में मंसूब है कड़े एहतसाब के साथ, जिसमें हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी पूछ लिया जाता है कि ये दूसरी चादर आपके पास कहां से आई। ये है जमहूरियत, और ये जमहूरियत अगर आप प्रोवाइड नहीं करते तो आप महज जमहूरियत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको पार्लियामेंट की बालादस्ती से कोई गर्ज नहीं है, आप महज ये बातें करके अपना जो टाइम है उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और आगे भी टाइम गेन करने की बिल्कुल सही कहा। अच्छा, अगली मैं खबर शामिल करती हूँ, काफ़ी अहम खबर जो कि मैं शामिल करना चाह रही हूँ कि अमेरिका के हवाले से जो बयान आया है कि पाकिस्तान में ड्रोन हमले बढ़ा दिए, दहशतगर्दों के ताक़ुब पर किसी से माजरत नहीं करेंगे अमेरिका। पाकिस्तान से ताल्लुकात पेचीदा मगर लाजमी है, मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात जारी हैं, दहशतगर्द जहाँ भी होंगे उनका पीछा किया जाएगा, तर्जुमान व्हाइट हाउस। और इसी के साथ एक और छोटी सी खबर वो भी शामिल कर लेती हूँ कि पाकिस्तान में मुकीम दूसरे CIA स्टेशन चीफ की भी अमेरिका वापसी, अब वो वापस नहीं आएंगे। CIA स्टेशन चीफ उसामा को तलाश करने वाली टीम की निगरानी कर रहे थे। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि पिछले दिनों हमने देखा कि दोबारा से पाकिस्तान की जानिब से जो वीज़ा पॉलिसी नरम की गई, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि अमेरिकी एजेंट्स पाकिस्तान दोबारा से आना शुरू हो गए हैं। अब दोबारा से उन्होंने एक बात शुरू कर दी है कि पाकिस्तान में ड्रोन हमले बढ़ा दिए गए हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग फिर पाकिस्तान पे एक बार मुसल्लत कर दी गई है। बिल्कुल, और मैं समझता हूँ कि ये मतलब मैंने पिछले प्रोग्राम में भी अर्ज किया था, जैसे नॉर्वे का वाकया हुआ कि आखिर ये अपने मुल्कों के अंदर जो शिद्दत पसंद हैं उनको क्यों नहीं तलाश करते। सबसे पहले मतलब ये कि आप पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के पीछे पड़े हुए हैं, आप वहाँ ड्रोन अटैक करके हमें एथनिकली अपने मतलब लोगों को डेमोग्राफिकली आप स्प्लिट करते हैं, यहाँ पे लोगों में एक इख्तिलाफ राय पैदा करते हैं, और इसके ज़्यादा ड्रोन हमलों ने क्या पर्पस किया? कुछ भी नहीं किया। और दूसरी बात यह कि दहशतगर्दों के ताक़ुब पर किसी से माजरत नहीं करेंगे। कितनी ढिठाई है कि आप दूसरे मुल्कों की खुद मुख्तारी को तय बाला करते चले जाएं अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, और आप ये कहें कि जी ये हमारी जंग है और इस तरह ये सब आपने जो है ढकोसले जो है अपनी बालादस्ती के लिए, हेजमनी जिसको कहते हैं, उसके लिए आपने बनाए हैं। और आप यहाँ पे चीन के किरदार से
परेशान है और आप परेशान हैं कि पाकिस्तान और चीन और ईरान को ऐसा ब्लॉक ना बना लें कि जो आपको इस खित्ते से बेदखल करे। आप इसके लिए इंडिया को यूज कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं एक छोटी सी खबर पर भी तवज्जो दिलाना चाहूंगा कि अमेरिकन ने यह भी कहा है कि हम अपने और इत्तेहादियों के मफाद में एटमी हथियार इस्तेमाल करने पर भी गौर कर सकते हैं। जब हम ये कहते हैं कि हम अपनी बका के लिए एटमी हथियार इस्तेमाल, तो हमें जो है वो इंसानी हकूक के वास्ते दिए जाते हैं, हमें ये किया जाता है। अभी तक एटमी हथियार जिसने इस्तेमाल किए हैं वो अमेरिकन ही हैं और आइंदा भी करेंगे। ये देखें ना, वो खुल्लम खुल्ला जब ये कहते हैं कि हम अपने मफादात के लिए जो है वो एटमी हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम अपनी बका के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? बिल्कुल। अच्छा, एक और बयान जो कि इसी हवाले से है कि ड्रोन हमलों के हवाले से कहते हैं कि एबटाबाद ऑपरेशन पर पाकिस्तानी अवाम की खिफत का दुरुस्त अंदाजा नहीं लगा सके और अलकायदा को फैसला कुन धचका लगा चुके हैं। यानी कि पाकिस्तान की अवाम को जो शर्मिंदगी हुई है या हुकूमत को जिस तरह की शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है पूरी दुनिया में, उसका अंदाजा नहीं लगा सके। और आइंदा भी उनका यही प्लान है कि आइंदा भी वो इस तरह की किसी भी चीज का अंदाजा नहीं लगाएंगे, जो उन्होंने करना है वो करेंगे यहाँ पे। जी बिल्कुल। देखे ना, जहां तक ये एबटाबाद ऑपरेशन की बात है तो इसके तो मामलात का अंदाजा हमारे वजीर आज़म नहीं लगा सके थे। उन्होंने भी कह दिया जी ये अजीम फतह है, और बाद में फिर उन्हें जब पब्लिक रिएक्शन का सामना करना पड़ा, पॉलिटिकल रिएक्शन का सामना करना पड़ा, देख और सोचना पड़ा, इस पर गौर करना पड़ा, तो फिर उन्होंने कहा जी हमारे ट्रेस पासिंग है, आप मतलब बगैर आए हैं। तो मतलब ये है कि ये जो अमेरिकन हैं, अब इनको मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे अब इतना जो है वो आसानियां मिलेंगी जितने के माजी में मिलती रही हैं। सीआईए के जो चीफ हैं वो भी तो स्टेशन चीफ, वो भी तो जा चुके हैं। मैं इसी हवाले से इसी तरफ आने लगा हूँ, जिसकी एक मिसाल है कि ये जो सीआईए स्टेशन चीफ है, इनकी अचानक अमेरिका वापसी इस बात की भी इंडिकेशन है कि इनको ये खतरा पैदा हो गया था कि मुझे भी एबटाबाद इंक्वायरी कमीशन के सामने बुलाया जा सकता है और पेश होना पड़ेगा, और मतलब कोई हील और हुज्जत जो है वो कबूल नहीं की जाएगी। तो मेरा ख्याल है ये एस्पेक्ट को भी सामने इन्होंने रखा है। और दूसरा जो यहाँ अब इनके लिए टफ कंडीशंस हमारे जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के इदारे जो पैदा कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, हमें अपने मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए करना चाहिए, तो उसको भी ये मेरा ख्याल है ये इस हवाले से भी इन्होंने सोचा है कि अब वापस जाना ही बेहतर है। ये भी कहा जाए कि शुजा पाशा से उनके ताल्लुकात काफी कशीदा भी देखने में आ रहे थे। हालांकि शुजा पाशा पिछले दिनों अमेरिका गए थे और काफी सुनने में आया था कि अच्छे ताल्लुकात दोबारा से इस्तेमाल करने की बातें की जा रही हैं। एक्चुअली वो उसमें मैंने जैसे भी कहा था जब वो अमेरिकन गए थे अमेरिका और अपने कायम मकाम हम मनसब से मिले थे, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि चीज़ों को अभी हम अमरीकी मीडिया के आई ग्लास से देख रहे हैं। सही। अभी कुछ चीज़ें वाज़ेह होती चली जाएंगी। तो मेरा ख्याल है कि वो अमेरिकन प्रोपेगेंडा उसमें ज़्यादा था कि जी आपको इमदाद भी मिल जाएगी, ये भी बहाल हो जाएगा, फलां भी कर दिया, ताकि वो इस दौरे को दूसरा रंग दे सकें, पाकिस्तानियों के सामने इसको एक बुरे अंदाज में पेश कर सकें। लेकिन चीज़ें जैसे क्लियर हुई हैं उससे ये अंदाज़ा होता है कि हमने ये तहैया किया है बहरहाल किसी न किसी हद तक कि हम अपनी सिक्योरिटी पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। उसमें एक चीज़ वो भी शामिल है जो आपने गुज़िश्ता रोज़ खबर एक देखी होगी कि अमेरिकन की जो डिप्लोमेट्स हैं, अमेरिकन समेत सारे ही डिप्लोमेट्स ऑलमोस्ट, उनकी जो मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है जनेवा एकॉर्ड के एन मुताबिक कि भाई हमें इतने आप जो है वेवर्ड होते हुए पसंद नहीं है कि आप कभी पेशावर निकल जाएं, कभी लाहौर चले जाएं, कभी कराची भागें, तो आप अपने जो डिप्लोमेटिक इनक्लेव है वहां तक महदूद है। बहरहाल मैं अगली खबर भी शामिल करती हूँ कोयटा में टारगेट किलिंग के हवाले से। कोयटा में टारगेट किलिंग जारी, मजीद 11 अफराद कत्ल, मुश्तहिल लोगों ने 5 होटल, दुकानें, कई गाड़ियां जला दी। हजारा डेमोक्रेट पार्टी ने आज हड़ताल की कॉल दे दी। मोटरसाइकिल सवारों ने वैन और रिक्शे पर फायरिंग कर दी। मरने वालों में 2 बच्चे, 1 खातून भी शामिल। फिरका वाराना ग्रोह नहीं, दहशत गर्द मुलविस हैं आईजी। क्या कहना चाहिए? काफी अफसोसनाक खबर है। बहुत अफसोसनाक खबर है। टारगेट किलिंग के वाकया देखने में आ रहे हैं, दिखने में नहीं आ रहे। आयशा, मैं समझता हूँ कि कराची के साथ साथ ये जो अमेरिकन हैं और इंडियंस हैं, खास तौर पे ये जो कोयटा और बलूचिस्तान में जो कुछ होता है उसमें आपके इंडियन कौंसल खानों का बड़ा अहम किरदार है, जो वो अफगानिस्तान में 17 कौंसल खाने 17 के करीब बना के बैठे हुए हैं। बात यह है कि इसमें उन्होंने कराची के बाद बड़ी प्लानिंग के साथ कोयटा के हालात जो हैं वो मुसलसल ज़्यादा अब उस पर वो ख़राब करने लगे हैं, और इसमें हमारा, मैं समझता हूँ कि हमारी इंटेलिजेंस फेलियर भी है
किसी हद तक, और हमारी जो वजारत दाखिला उसकी आला तरीन कारकर्दगी तो आपके सामने ही है कि वो मतलब बिल्कुल चीज़ों को रियलाइज नहीं करते, खाली बयानबाजियां, कभी कहते हैं वो स्टार वॉर किस्म के कपड़े पहने हुए थे दहशतगर्दों ने जो नेवल बेस पे, अजीब सी बातें सुना रहे हैं अभी, जो कि मतलब जिसको कुक एंड बुल स्टोरीज कहते हैं, कि कोई काम की बात नहीं वो करते, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई लॉजिक की बात नहीं करते, कभी वो अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, कभी वो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, कभी वो पाकिस्तानी होके ये बात रहमान मलिक साहब नहीं सोचते, और शायद उन्हें इसीलिए रखा गया है कि वो इस तरह की स्टोरीज जो है वो हमें सुनाते रहे, और एक लोगों को शक व शुबे में ही मुब्तला रखते हैं कि कभी अमेरिका है तो कभी इंडिया है तो कभी इसराइल है तो कभी भारत है, और कभी वो ये तो कभी शादो नाजर ही वो इस तरह के सच्चे कलमात तो कभी कभी कहते हैं, अक्सर वो ये कहते हैं ये अपने ही लोग हैं, अपने ही लोग हैं, और फिर हाँ अपने ही लोग हैं, अपने ही लोग हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो अब उनको जो है वो आराम करना चाहिए और कोई मुनासिब सा वज़ीर दाखिला जो है। वज़ीर आज़म गिलानी ने भी मनमोहन सिंह को इस हवाले से कहा था कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जो अक्सर वाक़यात हो रहे हैं उनमें भारत का हाथ भी है और रा भी मुलविस है, लेकिन इसके बाद इस पर कोई भी बात नहीं हुई, कोई पेशरफ भी नहीं की गई। भारत का हाथ जब इन लोगों को पता है कि इसमें है, भारत मुलविस है, तो क्यों इस पर कोई पेशरफ नहीं करते हैं? ये मेरा ख्याल है इसके ये मतलब मुल्क के हवाले से बात करने से ज़्यादा जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो नेशनल इंटरनेशनल प्रेशर्स हैं उनके आगे ये ज़्यादा कम करते हैं। मैं समझता हूँ कि जब अमेरिकन इनको कहते हैं कि आप मुज़ाकरात करें तो ये सारा कुछ भूल भुला के कि कश्मीर को भी भुला देते हैं, और भारत जो यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन कर रहा है, दहशतगर्दी कर रहा है, घुसपैठ कर रहा है, उसको भी फरामोश कर देते हैं, और वहाँ मुज़ाकरात कराते हैं। क्या मुज़ाकरात क्या होते हैं कि जनाब पहले 2 दिन तजारत होती थी हफ्ते में कंट्रोल, अब 4 दिन होगी। पहले इसका मतलब ये हुआ कि इस साल का जो तजारती खसारा है भारत के साथ वो 1.16 बिलियन डॉलर्स रहा है, और अब मुज़ाकरात से जो कुछ सामने आया है ना, मतलब रियल इश्यूज पे ना आपने बात की कि जी आपका असला पकड़ा गया, आपके लोग पकड़े गए हैं, आप कि ये सबूत हैं, ये रॉ के मुलव्वस होने की बातें हैं, ये फलां है, उसके बजाय आपने तजारत को दुगना कर दिया है। मतलब ये कि अगले माली साल में हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है भारत के साथ वो 2.32 बिलियन डॉलर होगा। मतलब इंडिया की इन्वॉल्वमेंट मजीद पाकिस्तान में ज्यादा हो जाएगी, पाकिस्तान की तो खैर कोई नहीं है, इंडिया की ही होगी। बहरहाल खबरों के हवाले से बात की, अभी वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे, आपकी कॉल्स को भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए। आप देख रहे हैं वक्त। You don't become the most read English newspaper in Pakistan overnight, or set the agenda for politics, culture, and change in Pakistan overnight, or win prizes for reporting in Pakistan overnight. Maybe that's why there's only one newspaper that covers the nation like it deserves to be covered, and that's The Nation. ये है वक्त। पाकिस्तान में मुतय्यन CIA चीफ तिब्बी वजूहात की बिना पर अमरीका वापस चले गए। सऊदी अरब में पहला रोजा कल होगा। मोहतरमा फातिमा जिन्ना का 119वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। और कांगो में 2 कश्तियों में तसादुम, 50 अफराद डूबकर हलाक। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहती हूँ। कॉल्स को लेंगे और नंबर मैं बता देती हूँ 36312169। उमैर है हमारे साथ रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी उमैर साहब क्या कहना चाहेंगे? जी मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये सारी बातें सुनी है मैंने आपकी गवर्नमेंट के बारे में, तो मैं आपके तजिया करने वाले भाई बैठे हुए, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि इसके बाद भी हम इस सिस्टम की हमायत क्यों करते हैं? मेरी समझ से बालत आ रहा है। हम इस सिस्टम को शायद इसलिए बचाना चाहते हैं कि जी फौज आ जाएगी, फौज के भी काम अच्छे नहीं है। अगर आप मुआवजा करें ना तो इनकी फौज से भी बुरे काम है, ज्यादा बुरे काम है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम बीच का रास्ता क्यों नहीं तलाश करते? देखें
ना सिंध के कराची के लिए कुछ हो रहा है, ना बलूचिस्तान के लिए हो रहा है, ना सराद में ड्रोन अटैक के लिए कुछ हो रहा है। तो हम बैठे हुए नहीं कि जमहूरियत रही तो इनकी चोर औलाद आगे आएगी जिन पे अभी मुकदमे है। तो मैं ये कहता हूँ हमें दरमियान का रास्ता कोई तलाश करना चाहिए, कुछ अच्छे सियासतदान तलाश करके, जैसे शहबाज शरीफ है, इमरान खान है, जवेद हाशमी जैसे बहुत अच्छे लोग हैं, इनकी कोई गवर्नमेंट कायम कर देनी चाहिए अदलिया और फौज को मिलकर। हमें कोई रास्ता और तलाश करना होगा। अगर अमरीयत बुरी है तो जमहूरियत भी है, ये जमहूरियत भी अच्छी नहीं है। ठीक, बहुत शुक्रिया उमैर साहब। हमारे अब्दुल रशीद साहब ये कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अब्दुल रशीद और कराची से बोल रहा हूँ। जी जी, क्या कहना चाहेंगे आप? ये रहमान मलिक साहब के बारे में कुछ अर्ज करना है। किसी शायर ने इनके लिए क्या खूब कहा है कि दीन कब सीखा है रहकर शेख के घर में, पले कालिज के चक्कर में, मरे साहिब के दफ्तर में। इन्होंने ये जो तबलीगी जमात के बारे में ये सोचा छोड़ा है, इनको तो दीन से कोई वास्ता ही नहीं। आपने देखा कि कुल वल्लाहु अहद लिख कर दी गई, वो ये नहीं पढ़ पाए। तो इनको चाहिए कि रायवर्ण में जो तबलीगी जमात का इज्तिमा हो रहा है, एक बार इसके अंदर शिरकत कर ले, इनकी काया पलट जाएगी, इनकी दुनिया सुधर जाएगी, आखिरत सुधर जाएगी। ये बहुत शुक्रिया अब्दुल रशीद साहब, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। जी, उमैर साहब की कॉल के हवाले से कहेंगे। अब्दुल रशीद साहब ने तो खैर रहमान मलिक साहब के हवाले से बात की। रहमान मलिक साहब के हवाले से भी अर्ज कर लें। अब्दुल रशीद साहब ने जो फरमाया है कि मतलब वो कभी कहते हैं कि कराची में जो टारगेट किलिंग है वो बीवियां कराती हैं, गर्लफ्रेंड्स का, इस तरह के वो बेवड़ किस्म के बयान काफी अजीबो-गरीब से बयान देते हैं। कभी वो मतलब रायविंड को टारगेट कर लेते हैं, कभी वो क्यों नहीं खुल के बात करते, कभी वो बड़े मतलब जब कोई पेश नहीं जाती तो फिर थोड़ा सा वो बताते हैं कि जनाब इसराइली असला आ रहा है, फिर क्यों नहीं बताते कि वो किसके रास्ते आ रहा है, कौन भिजवा रहा है, ये हमारा जो हमसाया जो हम पे एहसान करता रहता है, जिसे हम तिजारत बढ़ाते रहते हैं, वो खुल के क्यों नहीं बताते असल बातें? क्यों इन कभी वो इन इस्राइल के इन्वॉल्वमेंट को कहते हैं कि इस्राइली असला है, कभी कुछ कहते हैं, मतलब वो नहीं, कभी मतलब मेरे कहने का बात ये कि खुल के क्यों नहीं बताते कि इंडिया ये सारा कुछ करवा रहा है, इजरायली असला भी वही भिजवा रहा है और ये सारा कुछ है, और हमें जो है खुल के वो बात क्यों नहीं, मतलब कभी वो तबलीगी मरकज के पीछे पड़ जाते हैं, कभी वो कहते हैं ये गर्लफ्रेंड्स करवाती हैं, कभी वो कहते हैं ये बीवियां करवाती हैं, 70% कराची में टारगेट किलिंग। तो इस तरह के बयानात जो है, जहाँ तक बात उमैर साहब की है, मैं ये अर्ज करूंगा कि इसमें अवाम को भी वो शामिल करें। बिल्कुल, मैं ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती कि ये सिस्टम जो है ये इनसे ज्यादा मुल्क बचाना है हमें। अगर आप मुल्क नहीं बचाएंगे तो सिस्टम कहाँ पे नाफिज करेंगे, ये जमहूरी सिस्टम या इस तरह के सिस्टम? तो इसके लिए हमारे हुक्मरानों को भी देखना चाहिए, लेकिन फौज और अदलिया पर ही सारा बर्डन डालने की बजाय अवाम को भी, जैसे कि मैंने पिछले प्रोग्रामों में भी कहा कि अवाम को अपने तौर पे भी बहुत कुछ करते हैं। लेकिन दिलावर साहब, एक चीज ये है कि हम बात करते हैं कि अवाम इन लोगों को लेकर आए, लेकिन ये लोग तो जाहिर सी बात है पार्टी में होते हैं, और पार्टी अगर उन लोगों को आगे नहीं लेकर आएगी तो अवाम कैसे उन लोगों को लेकर आएंगे? देखें जी, मैं ये नहीं कहता कि आप फलां को ले आए पार्टी में, आप अच्छे आदमियों को इलेक्ट करें और अच्छे आदमियों को अपना लीडर बनाएं। आप देखें जी, जैसे एक हमारी कम्युनिटीज इकट्ठी हो जाती हैं, वकीलों का कोई मसला होता है, सारे के सारे एहतजाज कर रहे होते हैं, सहाफियों का कोई मसला होता है, सारे के सारे एहतजाज कर रहे होते हैं, इसी तरह गवर्नमेंट सर्वेंट्स का जो प्रॉब्लम होता है, सारे के सारे इकट्ठे होते हैं ना। इसके हम मुल्क के लिए नहीं बाहर निकल सकते इस तरह। बिल्कुल। फिर हम सोचते हैं कि जी हम किसके पीछे निकले, कौन लीडर होगा, उस वक्त हम लीडर ढूंढने चल पड़ते हैं। हमें देखें, हमारे दीन ने हमें बहुत बड़ा इनकलाब दीन की सूरत में हमें मिल चुका है, और वो अब भी हमारी रहनुमाई कर सकता है अगर हमें हौसला हो और हम अपने जो गलत हुक्मरान हैं, जो गलत कर रहे हैं, उनकी आंखों में आंखें डालने की कोशिश करें और सलाहियत रखें, तो हम अवाम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हमें अपना किरदार भी नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल ठीक, अवाम का किरदार तो जाहिर है सबसे स्ट्रॉन्ग किरदार होता है। हमारे नेक्स्ट कॉलर है मुस्तफा साहब है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बिजली हायल है। मैं दिलावर साहब की दिल फिगार बातें इतनी देर में सुन रहा था जब ये कॉल आपको मिली हुई थी। तो बात ये है जी कि मैंने पहले भी गुजारिश ये की है, करता रहा हूँ कि कौमों को आज़ाद होने के लिए सैकड़ों हजारों साल की कुर्बानी चाहिए होती हैं, लेकिन गुलाम बनाने के लिए सिर्फ 2 मीर जाफर और मीर सादिक जो हैं उनकी हफ्ज़ दौलत और हफ्ज़ इक़्तिदार काफ़ी होती है। ये हमारी कौम को समझ लेना चाहिए। और हर वो बंदा गद्दार है जो करप्ट है,
जो छोटा हो या बड़ा हो, चौकीदार हो या जो भी जिस बड़े से बड़े होते, छाबड़ी फरोश हो या बड़ा कारोबारी इंडस्ट्रियलिस्ट हो। मैं यहाँ पर मैंने अभी सुना बात हो रही थी कि अगर रूल ऑफ लॉ, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी चाहते हैं और पार्लियामेंट की, तो फिर आप किस तरह ये पॉसिबल है कि आप जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं उनको, उस जस्टिस को या उनके फैसलों की एग्जीक्यूशन को ऑब्स्ट्रक्ट करें, आप रोकें। आप अगर इन्वेस्टिगेशन को नहीं ऑनेस्ट तरीके से आगे बढ़ने देंगे अपने वेस्टेड, अपनी जाती अगराज की खातर, तो किस तरह जमहूरियत जो है पनपेगी, किस तरह पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी होगी। बहुत शुक्रिया मुस्तफा साहब, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। मकसूद साहब हमारे साथ खरोटाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दिलावर साहब, जनाब आप माशाल्लाह हालात हाजरा और तारीख का गहरा मताला रखते हैं। सर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आप मेहरबानी करके मुझे इसका जरूर जवाब दें कि सर आज जो पाकिस्तान खून में नहलाया हुआ है दहशत गर्दी की वजह से, कुछ अरसा पहले, कुछ साल पहले मस्जिदों में, इमाम बारगाहों में बम धमाके हुआ करते थे। अच्छा, क्या सर इसमें जो अमेरिका का रोल है वो तो ठीक, हर किसी को पता है, क्या सऊदीया और ईरान का भी कोई रोल है कि हम खून में नहला गए हैं, बर्बाद हो गए हैं और हम पता नहीं किस मसलत की वजह से खामोश हैं। इस्लामी बरादर, इस्लामी मुल्क भी हम उनको कहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने मफादात की खातर हमारी तबाही कर। जनाब इस पर फरमाइएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया मकसूद साहब ने हमें कॉल की है। मैं इस पे ये अर्ज करना चाहूँगा कि देखें, कोई भी मुल्क है, कोई किसी मुल्क का दिफा नहीं करता। सही। हमें खुद अपना दिफा करना पड़ता है, खुद अपनी पॉलिसीज को डिफेंड करना पड़ता है, खुद अपनी इंटेग्रिटी को डिफेंड करना पड़ता है। बिल्कुल। ईरान की हम बात करते हैं, ईरान, मेरा ख्याल है कि ईरान हमारे लिए बहुत बेहतर है अमेरिकन के मुकाबले पे, क्योंकि वो इस खित्ते का भी मुल्क है, इस खित्ते के मफादात हैं उसके साथ। बाकी ये जब हम इस तरह की पॉलिसीज को अडॉप्ट करते हैं, मैं ये कहूँगा कि जब ये सिलसिले शुरू हुए मसाजिद में बम धमाकों के, तो क्या उसमें हमारे जो गवर्नमेंट, जो हमारे हुक्मरान थे, उनकी क्या पॉलिसी थी, ये भी सोचना चाहिए कि उस वक्त उन्होंने कौन सी लाइन ली, कौन सी डायरेक्शन ली, क्या किया, किसका इन्फ्लुएंस बढ़ाया कि जिसके नतीजे में फिर ये इस तरह के हमें अपने मुल्क हालात इस तरह के पैदा हुए। हमें अपने मुल्क का खुद ख्याल रखना है, किसी को ये अलाउ नहीं करना। देखें, हम जब कहते हैं कि ईरान के साथ हमारे अच्छे रिलेशन होने चाहिए, कोऑर्डिनेटेड मतलब मामलात होने चाहिए, इसी तरह चीन के साथ होने चाहिए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब हम ये समझे कि हमारा दिफा ये करेंगे। हमें अपनी जो इंटीरियर जो मैटर्स हैं, इंटीरियर के हमारी जो अपनी पॉलिसीज हैं, उनको हमें इस हद तक स्ट्रॉन्ग रखना है कि हमने यहाँ पे किसी भी को भी इतना मौका नहीं देना कि वो खुल खेल सके, अपने मफादात को फर्दर। और मौका तो हमने दिया हुआ है, अमेरिका को दिया है या भारत को दिया है या किसी और को दिया है। तो अगर हम मौका देते रहेंगे तो इस तरह की चीजें जो है वो सामने आती रहेंगी, ये सारा कुछ होता रहेगा। लेकिन अगर हम एक बिफिटेड किस्म की पॉलिसीज को अपनाएंगे मुल्क के हवाले से कि सबसे पहले हमें अपने मुल्क का दिफा करना है, अंदरूनी तौर पे भी, बैरूनी तौर पे भी, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की जो बातें हैं ये सामने आएंगी। बिल्कुल ठीक। हमारे साथ कॉलर है मिसेस जावेद है रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। दिलावर भाई को भी सलाम मैं दूंगी। तो आप बात हो रही थी कि चाइना से ताल्लुकात, तो चाइना तो प्रैक्टिकली सुपर पावर बन चुका है। जी, हमें लाइन ड्रॉप हो गई। मिसेस जावेद की बात करी थी। बहरहाल बहुत शुक्रिया मिसेस जावेद, आपने कॉल किया। शमशाद बुखारी साहब हमें लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शमशाद साहब क्या कहना चाहेंगे? मोहतरमा, मैं ये कश्मीर की आजादी के बारे में बात करना चाहता हूँ जी कि जनादे आजादी कश्मीर को दहशत गर्दी का कफन पहना दिया है अमेरिका के कहने पर मौजूदा हुक्मरानों ने। जनाजा तैयार है और अमेरिका की इमामत में कंट्रोल ऑफ जो लाइन ऑफ कंट्रोल की बात कर रहे हैं आप? जी, भुट्टो ने जो तकसीम कश्मीर की शिमला में लाइन ऑफ कंट्रोल कायम की थी, उस पर इसको अमेरिका की इमामत में दफन कर दिया जाएगा अनकरीब। सही।
बहुत शुक्रिया आपका शमशाद बुखारी साहब। और बात उन्होंने जो की है कि कश्मीरियों के जिहाद को दहशतगर्दी का नाम दिया जा रहा है, वो बात वो थी ना कि रोजाना भी एक झूठ बोला जाए तो वो भी सच होना शुरू होता है। और भारत के हवाले से ये कहा जाता है कि भारत झूठ इतना तसलसल से बोलता है कि वो सच लगना शुरू हो जाता है। मैं ये अर्ज करना चाहूंगा इस पे कि कश्मीर रन्स इन आवर ब्लड, कोई भी कश्मीर को दफना नहीं सकता जब तक कि हम समझते हैं, और जब तक खुद कश्मीरी जो हैं वो इसका झंडा जो है वो उठाए हुए हैं और वो उठाए रखेंगे। बिल्कुल आप सब जानते हैं कि इंडिजिनस मूवमेंट है। मैं अमरीकियों से ये सवाल करता हूं कि क्या बरतानिया के खिलाफ उनकी जो जद्दोजहद थी वो दहशतगर्दी थी? क्या भगत सिंह भारत वाले जो थे, ये मतलब जो आज इनके पे फिल्में बना रहे हैं, क्या वो दहशतगर्द थे? अब भारतीय इस बात का जवाब दें कि अपने मुल्क के, जब आप किसी पर उसके मुल्क में ही उसकी सरजमीन पर ही उसका अरसा हयात तंग कर दें और फिर उसको उसका राइट ना दें, प्लेबिसिट इस्तिस्वाब जिसका कि आप वादा कर चुके हों, तो इस मूवमेंट को चाहे अमरीकी हों, चाहे भारतीय हों, चाहे इजरायली हों, ये जिंदा रहेगी, ये कभी भी खत्म नहीं हो सकेगी। और हमारे हुक्मरान भी जितने मर्जी तजारत बढ़ा लें, ये मैं आपको कहता हूं कि इस मसले को हल करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, ये मसला हल होगा बगैर पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात कभी भी नहीं, वरना इतनी फॉल्ट लाइंस जो भारत के जाहिर होती हैं, मैं कहता हूं ये भारत को तोड़ के ना रख दे। ये अगर ये भारत को भी किसी दिन ये मसला खुद हल करना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है कि इसको आप बैक बर्नर पे डाल देंगे या इसको ये नहीं हो सकेगा। और लेकिन अच्छा एक चीज़ दिलावर साहब के पिछले दिनों भी भारत की ये माज़रत कश्मीर की जानिब से ये कश्मीरी हुक्मरान जो हैं उनकी जानिब से बयान आता है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ जब कश्मीर के मामले में काफ़ी कमज़ोर होता जा रहा है। लेकिन हिना रब्बानी खर की जब मुलाकात हुई है सैयद अली बुखारी साहब से, तो उन्होंने कहा कि हमें एक बार फिर से उम्मीद, सैयद अली गिलानी साहब से उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद हो रही है कि शायद अब इस मसले का हल निकले। जब दफ्तर ये खारजा अमूर के हवाले से बातचीत शुरू हुई है, उस हवाले से कहा जा रहा था कि शायद कश्मीर का इशू भी ज़्यादा इसमें उठाया जाएगा, और इशू उठाया भी गया, लेकिन कोई इतनी खास पेशरफ्त नहीं देखने में आई है। मैं समझता हूँ कि इशू जो है वो उठाया नहीं गया, असल चीज़ तजारत पे फोकस की और सफरी आसानियों पे, यानी कि जैसे एक मामूल की बातें करते हैं कश्मीर की, वही बातें अच्छा जो कंक्रीट चीज़ें सामने आती हैं, हम तो मामलात वही कहेंगे ना कि ये उठाया गया मसला, जब एक कंक्रीट फॉर्म में ये चीज़ सामने आ गई है। बाकी अब ये हर मुज़ाकरात में आप कह देते हैं कि मसला कश्मीर के पूरा मन हल के लिए मुज़ाकरात जारी रखेंगे। मनमोहन ने यकीन दिला दिया। मैं आपको बताता हूं कि मनमोहन, पहली बात तो ये है कि वो कौन यकीन क्या दिलाएंगे, पहले तो वो अपने लोगों को हार्डलाइनर्स को समझा लेना जिनके नरगे में वो इतने फंसे हुए हैं, और जो इंडियन मीडिया भी इस बात को सामने ला रहा है कि वो बेचारे, और विकीलीक्स के जरिए भी चीजें सामने आ चुकी हैं कि वो बेचारे क्यों नहीं कर पा रहे मसला कश्मीर के ऊपर। तो आप महज आपकी जो जिनके ग्लैमर की बड़ी बातें होती रही हैं इंडियन मीडिया पे भी, आपकी जो नई वजीर खारजा हैं ये यहाँ आके पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें जी मनमोहन साहब ने यकीन दिला दिया। मनमोहन साहब कौन होते हैं? ये मसला हजारों कश्मीरियों के शहीदों का मसला है, ये हजारों कश्मीरियों के खून का मसला है, ये रहेगा नहीं जाएगा, इसको हल करना पड़ेगा और इसको संजीदगी, हमारे हुक्मरानों को इसको संजीदगी से लेना पड़ेगा, वरना कोई और आके इसको संजीदगी से लेगा और इन हुक्मरानों का नाम भी नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसे कश्मीर का इशू वाकई ऐसा इशू कि हमारे हुक्मरानों को इस पर काफी मजबूत मौक़िफ़ अपनाना होगा, वरना यकीनन अगर हम ये बात कहें कि कश्मीरी इस हवाले से हमें माफ नहीं करेंगे। बहरहाल आप सब कॉलर्स का बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। अभी वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे और कॉलम शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए। ये है वक्त। Let's go. That's right. Beat down. Salam, salam, salam Pakistan. Salam, salam Pakistan. Salam, salam, salam. सलाम पाकिस्तान, पीर से जुम्मा,
सुबह 10:05 पर। This program is brought to you by दानिश स्कूल का साथ दीजिए is brought to you by MCB बैंक and नया सनलाइट वॉशिंग पाउडर, इसमें है लीमू की ताकत और हजारों फूलों की खुशबू। and हर चीज मीजान में अच्छी लगती है। ब्रेक के बाद आपको मैं फिर से खुश आमदीद कहती हूँ। अभी बढ़ते हैं आज के कॉलम की जानिब। कॉलम प्रोग्राम में शामिल करूंगी सरवर मुनीर राव साहब का। वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद। हज करप्शन केस हो या NICL केस, इब्तिदा में तो हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के अहकामात मानती रही। हता के मजहबी अमूर के विफाकी वजीर हामिद सईद काज़मी अदालती हुक्म के तहत गिरफ्तार हुए तो भी हुकूमत खामोश रही। लेकिन जब इंसाफ की रस्सी मोहतरम वजीर आजम के साहबजादे अब्दुल कादिर गिलानी और पंजाब के साबिक वजीर आला चौधरी परवेज इलाही के साहबजादे मौलवी इलाही तक पहुंची तो कातिल और मकतूल काफ लीग और पीपल्स पार्टी शेर व शिकर हो गए। अब दोनों इस कोशिश में हैं कि ना तो अवाम की लूटी हुई दौलत वापस हो और ना ही यूसुफ रजा गिलानी और परवेज इलाही के प्रिंस ऑफ वेल्स सियासत से बाहर हों। दूसरी तरफ सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के खिलाफ NRO केस अदालती इस्तिस्ना की वजह से आर्जी तौर पर गो स्लो की पॉलिसी अपनाए हुए है। लेकिन ये पेंडोरा बॉक्स अब खुल चुका है और दीवार पर लिखा सब पढ़ रहे हैं कि जल्द या बदेर NRO केस का शिकंजा गिरफ्त में ले लेगा। किसी भी माशरे के जवाल में 3 चीजें अहम किरदार अदा करती हैं: नाइंसाफी का इंतहा को पहुंच जाना, दौलत और मादा परस्ती का आम होना और अवाम की अक्सरियत का ये कहना है कि जो हुआ ठीक हुआ और ऐसा ही होना था। इसी हवाले से बात करने के हमारे साथ लाइन पे मौजूद है सरवर मुनीर राव साहब। अस्सलाम वालेकुम सरवर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सरवर साहब के कॉलम के हवाले से बात करना चाहूंगी। आपने सुप्रीम कोर्ट के किरदार के हवाले से बात की है। यकीनन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से काफ़ी अच्छे इकदाम भी देखने में आए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस बार जितनी मजबूत है, हुकूमत में जितनी मजबूत है, इससे पहले कभी भी मजबूत नहीं रही। लेकिन ये चीज़ भी देखने आई है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की जो खिलाफ वर्जी है इसी हुकूमत की जानिब से ही की जाती है। देखिए आयशा, बात यह है कि पाकिस्तान में अगरचे जमहूरी निज़ाम वक्फे वक्फे से तो चलता रहा है, लेकिन आमरीत की छाप इस पे हर 10-11 साल बाद, कभी 3 साल बाद आती रही और मुसलसल 3 डेकेड्स पर यहाँ आमरीत कायम रही। अब जो जमहूरियत है वो एक तवातुर से चल रही है और चूंकि इस जमहूरियत का कयाम जो है वो एक सिविल सोसाइटी की तहरीक थी जो अदलिया के हवाले से चली और इसकी बुनियाद सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के एक इनकार ने रखी। उन्होंने एक आमिर के सामने खुलकर इस चीज का इजहार किया कि वो उसकी ईमा के मुताबिक फैसले नहीं करेंगे। तो ये एक तारीख के धारे को बदलने के मुतरादिफ था और उसके बाद जो तहरीक चली वो पाकिस्तानी अवाम ने बड़ी खुलकर देखी और उसमें बड़ी कुर्बानियां दी गई। इसके बाद अदलिया बहाल हुई और दुनिया का एक रिवाज और रिवायत है कि जो शख्स जिसको लाता है वो उसकी तरफ नरम गोशा रखता है। आमरीत में और माजी की हुकूमतों में ये होता था कि चीफ जस्टिस और अदलिया जो मुकर्रर की जाती थी, हल्फ उनसे वही सदर मुमलिकत और वही वज़राए आज़म मौजूद होते थे जब लिया जाता था। इस बार मुल्क की तारीख में पहली बार हुआ कि चीफ जस्टिस को अवाम ने एक सिविल सोसाइटी की तहरीक के जरिए बहाल करवाया। इसलिए नेचुरल फिनोमेना है कि चीफ जस्टिस और अदलिया का झुकाव अवाम की तरफ हुआ है जो पाकिस्तान की 64 साल तारीख में माजी में नहीं मिलता। बिल्कुल भी ठीक है कि पाकिस्तान की 64 साल तारीख में ऐसा नहीं हुआ। आपने बड़े बड़े केसेस के हवाले से बात की है। अगर NRO केस के हवाले से भी आपने इसमें जो जिक्र किया है कि सदर जरदारी को जो NRO के तहत इस्तिस्ना हासिल है उसकी वजह से उनका जो केस है काफी गो स्लो चल रहा है। अगर सदर जरदारी को इस्तिस्ना हासिल है जो कि हम सबको भी पता है, तो उनके खिलाफ जो मुकदमात है उस पर कैसे अदालत अपना शिकंजा कर सकेगी? देखिए बात ये होती है कि ये स्ट्रेटेजी तो आपको ज्यादातर वो जजेस ही बता सकते हैं जिन्होंने अपनाई है, लेकिन प्राइमा फेसाई या बादियुन नजर में ये बिल्कुल नुमाया नजर आ रहा है कि अदालत उस केस को फौरन उठाकर फैसला नहीं करना चाह रही, क्योंकि अगर वो फैसला कर दिया जाए तो मुमकिन है उस पर अमल दरामद ना हो सके और मुल्क में एक जमहूरी क्यास पैदा हो। और अभी जमहूरियत हमारी फुल साउंडिंग नहीं आई, तो एक दानिशमंदाना अप्रोच है। अभी 1.5 साल इस हुकूमत का रह गया है, तो वो केस तो इसके बाद भी उठ सकता है। 7-7 साल से भी केस पेंडिंग पड़े हैं। तो वो दानिशमंदी का तकाजा है, मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट का, कि वो उलझने की बजाय सुलझाने की सूरत में लगी हुई है।
ठीक, बहुत शुक्रिया सर्वर मुनीर राव साहब, आपने अपने कॉलम के हवाले से बात की है। अभी बढ़ते हैं आज के दायरे की जानिब। और इदारे में लिखा है कि अंदरूनी हालात सुधारने के लिए अमरीकी मदद की जरूरत नहीं, अमरीकी जंग से खुलासी पाएं। ड्रोन हमले फौरी बंद करने के लिए अमरीका अपने लोगों की बात सुने। साबिक इंटेलिजेंस चीफ डेनिस प्लेयर ने अपनी हुकूमत से पाकिस्तान में किए जाने वाले ड्रोन हमले बंद करने का मुतालबा करते हुए कहा है कि इन हमलों से पूरी दुनिया में जंग छिड़ने का खतरा है। ड्रोन हमलों के हवाले से अमेरिका के अंदर से आवाजें उठती रहती हैं, जिसका सबूत अमेरिका के साबिक इंटेलिजेंस चीफ डेनिस प्लेयर ने पाकिस्तान में ड्रोन हमलों को अमेरिका की हमाकत करार दिया है। बदमस्त अमेरिका अगर किसी की नहीं सुनता, कम अज कम अपने इन खास शहरियों तजर्बाकार इंटेलिजेंस चीफ की बात पर तो कान धर ले। इसके साथ साथ हमारे वजारत खारजा और मीडिया को भी अपना किरदार अदा करते हुए ड्रोन हमलों के खिलाफ अमेरिका के अंदर से उठने वाली आवाज़ों को आलमी सतह पर उजागर करना चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि अमेरिका की टारगेट किलिंग रोकने की पेशकश पर गौर करने के बजाय ड्रोन हमले फौरी तौर पर रुकवाने की सही करे और सियासी और अस्करी क़यादतें बाहम मिलकर अमेरिका के इस नाम नहाद जंग से खुलासी हासिल करने की हिकमत अमली इख्तियार करें। अच्छा, एक चीज़ जो इसमें खास तौर पे कही गई है दिलावर साहब कि हमारे मीडिया को भी इसमें किरदार अदा करना चाहिए कि अमेरिका के अंदर से जो आवाज़ें उठती हैं उनको हाईलाइट किया, लेकिन हमारी तरफ से नहीं किया जाता। बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया गया है दारिये में भी और आपने भी इसको पिक किया है। ये बड़ा अहम पॉइंट यही है। ड्रोन्स के हवाले से तो हम बात अक्सर करते रहते हैं, इतने ड्रोन होने चाहिए और अभी भी की है, बिल्कुल। लेकिन ये जो बात है, देखे ना, हमारा मीडिया भी वही कहता है जो एक प्रोपोगेटेड सर्कल में अमेरिकन मीडिया के, वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स और इस तरह के जो उनके मैगजीन्स हैं, इंटरनेशनल टाइम, न्यूज़ वीक वगैरह जो कहते हैं, हम भी उसको आगे जो है वो फर्दर कर देते हैं। बिल्कुल सही। हम माइकल मूर को भूल चुके हैं जिसने कहा कि ये सारी जंग जो है ये फ्रॉड है, जो मतलब फॉन हीट 9/11 जिसने किताब भी लिखी और फिल्म भी बनाई, और स्टूपिड वाइट मैन बड़ी अहम किताब लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि बुश तो असल में आज़ादियों के दुश्मन बुश खुद हैं। सही, तो वो हम उनको भूल जाते हैं, हम नॉम चॉम्स्की जैसे लोगों को भूल जाते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने तौर पे भी, मतलब सिर्फ का सिर्फ हमें जो अमेरिकन मीडिया देता है हम उसको ही आगे फर्दर करने के बजाय हमारे मीडिया का ये रोल होना चाहिए कि हम जो अमेरिका के अंदर आवाज़ें उठती हैं और हम उनको इग्नोर करते चले जाते हैं कि कभी आया कोई वेव आई तो हमने कोई बयान लगा दिया या बात, हमें मुसलसल उनको देखना चाहिए वो क्या लिख रहे हैं वो लोग और कैसे वो मूव कर रहे हैं और अमेरिकन को कैसे वो बता रहे हैं कि क्या गलत है क्या सही है। हमें उन बातों को भी हाईलाइट करना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। दिनों की बात है, मैं फैमिली मैगजीन का ही 2008 का कोई शुमारा था और उसमें कहीं पे लिखा हुआ था, कोई अमरीकी राइटर ने लिखा था कि पाकिस्तान में जो उसामा बिन लादेन के हवाले से अमेरिका सर ड्रामा रचा रहा है और यकीनन बाद में ये ड्रामे का एंड ये होगा कि उसामा बिन लादेन पाकिस्तान से निकल गया। ये 2008 का मैगजीन था जिसमें कि मुझे उसका पेपर कहीं पे मिला तो मैंने पढ़ा, वही सारी सूरत हाल हुई, वही बात हुई, लेकिन हमारे यहाँ पे मीडिया में इन चीजों को नहीं हाईलाइट किया। मैं वही अर्ज करूंगा कि जॉर्ज फ्राइडमैन ने अमेरिका सीक्रेट वॉर लिखी, उसमें लिखा कि पाकिस्तान में मंतकी अंजाम जो है वॉर ऑन टेरर का ये करने की कोशिश करेंगे, उसामा को बरामद करवाएंगे, अलकायदा के रहनुमाओं को यहाँ से, ये 2003 में लिखा। इसी तरह जैसे ही उसामा वाला वाकया हुआ, CIA के जो साबिक यहाँ इंचार्ज थे 2000, उन्होंने कहा कि उसामा को तो इन्होंने 2003 में मार दिया हुआ। बिल्कुल यही बातें उसमें भी लिखी हुई, लेकिन हम इन चीज़ों को हाईलाइट नहीं करते। हमारा मीडिया जो है वो फिर वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स के शहर में खो जाता है और जो ऐसी आवाज़ें उसमें उठती हैं उनको करने के बजाय सेंसेशनलिज्म हम ज़्यादा और अमेरिकन, इस तरह हम नादानी में हम अमेरिकन जो डिजाइन है उनको फर्दर करते हैं। तो हमें ऐसी आवाजों पे भी नजर रखनी चाहिए, मीडिया का ये फर्ज है। जी हाँ, बिल्कुल, अपने मुल्क की बका के लिए इस तरह की बातों को सामने जो कि असल आवाजें हैं, ये तो सारी फैब्रिकेशन है। बाकी ये जो वॉर ऑन टेरर पे और ये जो अमेरिकन मीडिया का रोल है, ये सारा प्लान्ड होता है। अमेरिकन मीडिया की आजादी इतनी ही है जितनी कि ये कहा जाए कि ये जमहूरियत अमेरिका में जमहूरियत की हुक्मरानी है और कोई जो एम्पायर वाला सुपर स्ट्रक्चर है वो मौजूद नहीं है। ठीक है। दूसरी एक चीज़ आयशा, मैं जाते जाते अर्ज कर दूं कि ये हुकूमत, ये आज़ादी जो अदलिया की है, ये इस हुकूमत की मरहून मिन्नत नहीं है जो बात हुई, बल्कि ये जमहूरियत इस अदलिया की जो जजों की कोशिशें और सिविल सोसाइटी और वकला की, ये उनके मरहून मिन्नत है। तो हमारे हुक्मरानों को इस बात का भी ख्याल करना चाहिए कि उन्होंने, मतलब अदलिया ने ना सिर्फ ये कि अपनी बका की जंग लड़ी, बल्कि जमहूरियत के लिए भी रास्ता जो है वो हमवार किया हुआ है। और हमारी हुकूमत जो बात करती है कि हमने अदलिया को आज़ाद किया, तो अदलिया ने उनको भी आज़ाद किया है। बिल्कुल।
बहरहाल बहुत शुक्रिया दिलावर साहब, आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ लेकर आए, और आप सब कॉलर्स का भी फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आज के प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। कल फिर हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ और कल की ताज़ा खबरों के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।